Hello student, I am प्रीति हाडा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा था, कैसे उसका उदय हुआ, क्या कारण रहे जिसके कारण उसने उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो निभाई। आज हम करेंगे पुनर्जागरण का महत्व एवं प्रभाव कि पुनर्जागरण के कारण लोगों का जो जीवन था उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। लोगों का जीवन कह लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र कह लीजिए, धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में क्या था, पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है जिसने नवीन मानवीय मूल्यों को स्थापित किया था और सांस्कृतिक आदर्शों को क्या है, जन्म दिया था। पुनर्जागरण की उपलब्धियां और प्रभाव ये हैं। सबसे पहले आता है साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रभाव सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में ही पड़ता है। तो साहित्य की अगर बात की जाए तो पुनर्जागरण ने देसी भाषाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या होता था, पुनर्जागरण से पहले जो विद्वान होते थे वो केवल लैटिन और यूनानी भाषाओं का प्रयोग करते थे। आम बोलचाल की जो भाषाएं थी उनको असभ्य समझा जाता था और साहित्य की रचना इनमें नहीं की जाती थी। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में दो भाषाओं का विकास हुआ जिनसे नई नई भाषाएं जो थी वो निकली। जैसे आप लैटिन भाषा के अंतर्गत कह लीजिए रोमन्स जो भाषाएं रही हैं उनमें इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली इनका विकास हुआ। ऐसे ही जर्मनिक भाषाएं रही हैं जो रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा में विकसित हुई। इसमें जर्मन, अंग्रेजी, नॉर्वेजियन, डच और स्वीडिश भाषाएं शामिल रही हैं। इन भाषाओं को देसी भाषाएं कहा जाता था और पुनर्जागरण के कारण ही इन भाषाओं का क्या है, विकास हुआ और आगे चलकर इन्हीं में साहित्य की रचना हुई। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है कि बोलचाल की भाषाओं में आगे चलकर अलग अलग देशों में क्या साहित्य में लिखा गया। अगर बात की जाए इटली के साहित्य की तो सबसे पहले जो पुनर्जागरण की शुरुआत थी वो इटली से हुई थी। तो स्वाभाविक है इटली के साहित्य में ही सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई दिया। यहाँ पर दांते, पेट्रोक, बोकासियो, मैकावली विद्वान पैदा हुए जिन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपने साहित्य की रचना की। दांते को इटली में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। मानवतावादी कवि रहे हैं जिसने अपने साहित्य की रचना बोलचाल की भाषा में लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है डिवाइन कॉमेडी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉमेडी के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक पर प्रकाश डाला है और स्वर्ग और नरक पर प्रकाश डालकर लोगों को चर्च के नियंत्रण से मुक्ति का पाठ पढ़ाया है और चर्च की बुराइयों को लोगों के सामने लाने का काम दांते द्वारा किया गया है। दूसरा जो प्रसिद्ध कवि या विद्वान रहा है वो पेट्रोक रहा है। इटली का ही ये विद्वान रहा है। मानवतावादी विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इसी कारण से इसको मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है। इसने फेमिलियर्स लेटर्स नामक प्रसिद्ध कविता लिखी थी जिसमें रोम के प्रसिद्ध सेनानायक सीपियो के जीवन का वर्णन किया गया है। इनके एक प्रसिद्ध शिष्य रहे बोकासियो, एक प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। उनकी रचना डेकामेरन की गणना विश्व की प्रमुख पुस्तकों में की जाती है। डेकामेरन का दूसरा नाम 10 दिन भी है जिसमें 100 लघु कथाएं दी गई है जिसको आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी क्या था, लिखा गया था। इसके बाद आता है फ्रांस का साहित्य। तो फ्रांस में भी पुनर्जागरण का प्रभाव रहा। यहाँ पर रेबलौस, बिलो, मोंटेन ने अपनी रचनाएं लिखी पुनर्जागरण काल के दौरान, जिसमें
संपन्न लोगों, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और चर्च की बुराइयां, इन सब को क्या है उजागर किया गया है। रेबलोस की पुस्तक जो है उसको नया संदेश माना जाता है। मोंटेन एक प्रसिद्ध निबंध लेखक रहा है जिसके लेखकों में व्यक्तिवाद की झलक जो है वो मिलती है। इंग्लैंड का साहित्य भी पुनर्जागरण काल का सबसे प्रमुख साहित्य रहा है। सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने साहित्य में परिवर्तन करना शुरू किया उसको चौसर कहा जाता है। अंग्रेजी कविता का पिता भी कहा जाता है। कैटरबरी टेल्स उसकी प्रमुख रचना है। इस पुस्तक में उसने कैटरबरी जो स्थल रहा है उसकी यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों के बारे में बताया है। इसी काम को आगे बढ़ाया है जॉन कॉलेट और टॉमस मूर द्वारा। टॉमस मूर एक प्रसिद्ध राजनेता रहा है जिसकी पुस्तक रही है यूटोपिया। इस पुस्तक में उसने इंग्लैंड के समाज और सरकार की कड़ी आलोचना की है। इंग्लैंड की सामाजिक बुराइयां हैं, आर्थिक दोष है, उन सबको क्या है पूरी तरह से वर्णित अपनी पुस्तक में किया है। इसके साथ साथ वह व्यक्ति जो पुनर्जागरण की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महान देन रहा है, जिसने अपनी रचनाओं द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर उसने कुछ न कुछ न लिखा हो। विलियम शेक्सपियर अपने युग का एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार और संसार के अधिकांश भाषाओं में क्या है उसकी रचनाओं का आज अध्ययन किया जाता है। शेक्सपियर ने समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग रहा हो, राजा रहा हो, सम्राट, सैनिक, सेवक, वेश्या या कोई भी वर्ग रहा हो, प्रत्येक वर्ग पर उसने लिखा है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर उसने लिखा है। दुखांत और सुखांत नाटक दोनों ही इसके द्वारा लिखे गए हैं। उसकी प्रसिद्ध रचनाओं में रोमियो जूलियट, मैकबेथ, हैमलेट, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट ये प्रमुख आती है। जूलियस सीजर भी उसके द्वारा लिखा गया है। इसमें उसने हर चीज़ के बारे में वर्णन किया है। इसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी पुनर्जागरण काल के दौरान रचनाएं की गई थी। हॉलैंड का प्रसिद्ध विद्वान इरेस्मस अपने युग का मानवतावादी विद्वान रहा है। उसकी प्रसिद्ध रचना है इन दी फ्रेज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा, जिसमें व्यंग्यपूर्ण शैली में धर्म अधिकारियों का मजाक उड़ाया गया है। इरेस्मस ने बाइबल का शुद्ध अनुवाद भी किया था। बाइबल के बाद पढ़ी जाने वाली जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो इरेस्मस की इन दी फ्रेज ऑफ फोली रही है। अगला जो हमारा पॉइंट है साहित्य के क्षेत्र से आगे राजनीतिक क्षेत्र में, कि राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के क्या प्रभाव रहे या क्या महत्व रहा। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए, नई विचारधारा का जन्म हुआ। दांते इस युग का प्रमुख राजनीतिक विचारक था। उसकी रचना दी मोनक्रिया में अधार्मिक मामलों में राजशक्ति को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। ऐसे ही इस काल का प्रसिद्ध राजनीतिक मैकावली रहा है जिसकी रचना दी प्रिंस में एक नए सिद्धांत को जन्म दिया गया। उसका कहना था कि राजनीति में सफलता प्राप्त करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए राजा को हर नीति का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो छल कपट हो या दूसरे तरीके से भी अपनी राजनीतिक जो शक्ति है उसको बनाए रखना चाहिए। उसने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। इसी कारण पोप और पादरियों ने उसकी कड़ी आलोचना की। ऐसे ही होब्स भी इस काल का प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतन रहा है। उसकी रचना लेवियाथा प्रसिद्ध पुस्तक रही है जिसमें उसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है कला के क्षेत्र में आता है। साहित्य की तरह ही कला पर भी पहले धर्म का प्रभाव था। कला जो थी वो धार्मिक थी, जैसे धर्म से संबंधित ही कला को प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण ने कला के एक नए रूप को जन्म दिया। कलाकारों ने स्वतंत्र शैली अपनाकर कला को धर्मनिरपेक्ष बनाया और मानवता को स्थान देकर इसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया। चित्रकला
में सबसे अधिक प्रगति हुई। 15वीं सदी तक चित्रकला केवल धार्मिक विषयों तक सीमित थी। विषय वस्तु ईसा मसीह मरियम रहे हैं चित्रों में उदासी थी। रंगों का प्रयोग सीमित होता था, लेकिन पुनर्जागरण के कारण मानवतावाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षवाद ये जो पक्ष रहे, इन्होंने चित्रकला को प्रभावित किया। चित्रकला धार्मिक जो प्रभाव था उसको छोड़कर यथार्थवादी हो गई। चर्च और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर अब मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गए। तेल रंगों का प्रयोग आरंभ हो गया। कपड़ों और लकड़ी पर भी चित्र बनाए जाने आरंभ हो गए। पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकारों की बात अगर की जाए तो जियोटो पहला चित्रकार रहा है जिन्होंने प्राकृतिक शैली को अपनाया था और चित्रकला को एक नया मार्ग प्रदान किया था। ऐसे ही इटली के 5 प्रमुख चित्रकार रहे हैं: वातिचेली, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और टिशियन, जिन्होंने अपनी चित्रकला द्वारा पूरी कला क्षेत्र को ही परिवर्तित कर दिया था। वातिचेली के रहस्यवाद के मिश्रण द्वारा अपने चित्रों में कोमलता, आकर्षण ये उत्पन्न की। लियोनार्दो दा विंची पुनर्जागरण काल का प्रमुख चित्रकार रहा है, जिसकी प्रमुख रचना है मोनालिसा और लास्ट सपर। माइकल एंजेलो भी प्रमुख चित्रकार रहा है, लास्ट जजमेंट उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ऐसे ही राफेल भी पुनर्जागरण काल का कुशल चित्रकार रहा है, जिस पर लियोनार्दो और एंजेलो दोनों का प्रभाव रहा है। कोलोना और मैडोना उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। स्थापत्य कला की अगर बात की जाए तो गोथिक शैली के स्थान पर यूनानी, रोमन, अरबी शैलियों को विकसित किया गया। इन सभी को मिलाकर एक नई शैली का उदय हुआ, जिसमें डिजाइन और सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया। गोल मेहराबों का प्रचलन शुरू हुआ। माइकल एंजेलो इस काल का प्रमुख वास्तुकार रहा है, जिसने रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण करवाया था। ऐसे ही मूर्तिकला रही है। गिबर्टी इस युग का महान मूर्तिकार रहा है, जिसने फ्लोरेंस के लिए सुंदर दरवाजों को बनाया था। ऐसे ही वेनिस की संत मार्क की मूर्ति भी प्रमुख मानी जाती है। ऐसे ही संगीत कला है। हार्पसिकार्ड और वायलिन का आविष्कार पुनर्जागरण काल में हुआ। पहले क्या था, धर्म से संबंधित ही संगीत कला होती थी, लेकिन इस काल में धार्मिक और लौकिक संगीत का भेदभाव जो था उसको खत्म कर दिया गया। नई शैलियों का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख मानी जाती है ओपेरा। इसमें अभिनय, गायन, वेशभूषा और दर्शावली का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए। लोगों को तर्क के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया गया और जो नए आविष्कार हुए उनके द्वारा लोगों ने नए नए क्षेत्रों की खोज की, जो आगे चलकर उपनिवेशवाद का प्रमुख कारण बनी। ऐसे ही भूगोल और ज्योतिष के क्षेत्र में है। भूगोल के क्षेत्र में टॉलेमी प्रसिद्ध रहा है, जिसने 2री शताब्दी में यह मत दिया था कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में बुर्नो ने जब इस सिद्धांत का विरोध किया तो उसको चर्च के आदेश पर जिंदा जला दिया गया। उसके बाद कोपरनिकस प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके चलते रात दिन बनते हैं। और इस प्रचार का वर्णन उसने अपनी पुस्तक आकाशमंडल की क्रांति में किया। लेकिन कोपर को भी पोप के आदेश से अपने विचारों को बंद करना पड़ा। बाद में जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांतों को गणित के द्वारा सिद्ध कर दिया। इटली का खगोल शास्त्री रहा गैलीलियो, जिसने कोपर के सिद्धांत को स्वीकार किया और मति विज्ञान की खोज करके स्वयं के बनाए हुए दूरबीन द्वारा सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखा। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंडों की गति उसके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहाँ से वे गिरती है। ऐसे ही आइजैक न्यूटन रहे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि कोई भी
ऊपर की चीज़ पृथ्वी पर इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। आगे चलकर खगोल विद्या और भौतिकी को महत्वपूर्ण अवस्था में इस खोज ने पहुंचा दिया। ऐसे ही हेली नामक वैज्ञानिक रहे जिसने 1682 ईस्वी में पूछल तारे की खोज की। तो ये पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव थे। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में करवाएंगे। धन्यवाद।